हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? ट्वेल्थ हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग फर्स्ट यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसका हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था, हड़प्पा वाला, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर दूसरा जो चैप्टर था यानी कि उससे आगे का, राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक राज्य व्यवस्था और राज्य और अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 16 महाजनपदों का उल्लेख पढ़ा। फिर 16 महाजनपदों का उल्लेख पढ़ा। फिर मगध के बारे में जाना, जो सर्वश्रेष्ठ बाद में सबसे शक्तिशाली राज्य बना। फिर बीच बीच में कुछ टॉपिक, कुछ लाइन्स कुषाण वंश के बारे में आई, सातवाहन वंश के बारे में आई, शक वंश के बारे में आई। फिर गुप्त काल के बारे में हमने देखा। फिर आता है ग्रामीण क्षेत्र। उससे पहले हमने राजा और प्रजा के संबंध पढ़े, तो उसका निष्कर्ष ये था कि राजा और प्रजा के संबंधों में कटुता थी या तनावपूर्ण संबंध थे। उसके बाद में देहात, बदलता हुआ देहात यानी कि बदलता हुआ गांव। वो क्यों बदला? क्योंकि जो जैसे जैसे किसानों ने कृषि उपज को बढ़ाना शुरू किया, तो सब समान नहीं थे। किसी के पास ज़्यादा था, किसी के पास कम। और ये जो कम ज़्यादा का डिफरेंस था, ये उत्तरोत्तर चलता रहा। फिर भूमिदान के बारे में हमने समझा। भूमिदान राजा यानी कि प्रभावती गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, वाकाटक वंश की बहू थी, यानी कि वाकाटक वंश में उसका साथ वहाँ विवाह हुआ था। और फिर उसने पहली में मतलब धर्म ग्रंथ थे, जो भी अपने संस्कृत के धर्म ग्रंथ थे, उन्होंने स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा था। लेकिन प्रभावती गुप्त ऐसी पहली महिला थी जिसने भूमिदान की थी। अब भूमिदान किन किन को किया जाता था? सामान्यतः एक तो धार्मिक स्थान हो उसको भूमिदान दी जाती थी, या फिर कोई ब्राह्मण हो, सबको भूमिदान में नहीं दी जाती। फिर इतिहासकारों ने इसके दो अर्थ निकाले कि एक तो राजा भूमि, कुछ इतिहासकार मानते थे कि भूमि राजा इसलिए दान करता था ताकि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके। पहला मत ये हो। दूसरा मत ये था कि राजा कमजोर हो गया था और कुछ सामंत या जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि राजा उनको भूमि दान देकर अपने पक्ष में रखने का प्रयास करता था। ये सभी बातें हमने कल पढ़ी। तो एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने भी भूमि दान की थी। भूमि दान का प्रचलन राज्य और जनता के बीच की झांकी मिलती है, यानी कि जो भूमि का दान हुआ उससे प्रजा और राज्य के बीच की कुछ झलक मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अधिकारी और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन पर सामंतों और अधिकारियों का नियंत्रण नहीं था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन लोगों पर सामंतों और अधिकारियों का नियंत्रण नहीं था। तो पहला है पशुपालक। खेती
कृषि पर नियंत्रण था, पशुपालन पर नहीं था। दूसरा था संग्राहक, जो मतलब संग्राहक मतलब जो जंगलों से या कहीं से कुछ संग्रह करता है, उस पे भी अधिकारी और इनका कोई अधिकार नहीं था। फिर है शिकारी, शिकारियों पर भी सामंत और राजा के अधिकारियों का कोई प्रतिबंध नहीं था। और फिर मछुआरे और शिल्पकार। तो ये चीज़ें हो गई पशुपालन, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे और शिल्पकार, ये 5 जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेता है कि किन लोगों पर सामंत और अधिकारियों का पाबंदी या प्रतिबंध नहीं था। तो ये 5 हैं। फिर आगे हम देखते हैं, एक इंडेक्स में एक कहानी दे रखी है। तो कहानी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है। और एक बात, क्योंकि आप स्कूल में किताबें पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, कहानी आप पढ़ लेना। तो प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव की कहानी है, यानी कि प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव की कहानी है। इसमें एक अभिलेख प्रभावती गुप्त ने एक अभिलेख में कहा है, यानी कि प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है जिसमें उसने कहा है कि प्रभावती ग्राम, यानी कि जो गांव में गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, किसान हैं, ब्राह्मण है, दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है वो। यानी कि प्रभावती अपने अभिलेख में दंगुन गांव के, चाहे वो गृहस्थ जीवन जी रहा हो, किसान हो, ब्राह्मण हो, XYZ कोई भी हो, उनको संबोधित करके या उनको आदेश दे रही है कि आचार्य चानल स्वामी, जो उस दंगुल गांव का आचार्य था, उसका नाम था चन्नाल स्वामी। तो उसको वो दान दिया गया था। दंगुल गांव में भूमि जो दान दी गई थी वो आचार्य चन्नाल स्वामी थी, चन्नाल स्वामी। तो अब इससे एक फैक्ट यह आ रहा है कि जो दंगुन गांव था उसमें भूमि किसको दान की थी और किसने की थी? तो वो था प्रभावती गुप्त, और ने आदेश दिया था इस अभिलेख के माध्यम से कि आचार्य चन्नाल स्वामी को दान दिया गया। सभी ग्रामवासी आचार्य के आदेशों का पालन करेंगे। तो ये इसका मेन जो कहानी का मोटो था, शुरुआत में यही था कि आचार्य को दान दी गई है भूमि, और सब लोग या सभी ग्रामीण इसका आदेशों का पालन करेगा। फिर उस अभिलेख में रियासत को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, रियासतों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि गांव में पुलिस और सेना प्रवेश नहीं करेगी। किसने आदेश दिया? प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख के माध्यम से, कि गांव में पुलिस और सेना प्रवेश नहीं करेगी। शासकीय अधिकारी घास देने वाले, जानवरों की खाल और कोयला मुक्त, यानी कि अधिकारी गांवों से घास और जानवर की खाल जिससे आसन बनाया जाता था और कोयले से मुक्त है, वो वहाँ से नहीं ले सकते, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये उस प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव की कहानी का सार है।
यहाँ से खानी आपको पूछेगा नहीं कि दुंगुन गांव की खानी क्या है। ये जो फैक्ट थे कि उसने एक तो क्या आदेश प्रजा को आदेश दिया है, एक तो उसने अभिलेख में ये ध्यान रखना कि एक तो आदेश प्रजा को दिया है, दूसरा आदेश पुलिस और सेना या अधिकारियों को, रियासत को दिया है। तो ये दो फैक्ट हैं उसमें। फिर चलो अब आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न नगरों महाजनपदों की राजधानी। अब वैसे मैप में दे रखा है कि कौन सी महाजनपद की राजधानी कौन सी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि उन महाजनपद की राजधानी और महाजनपद को रट लेना या मैप के साथ मैप को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ऊक चूक करने वाला क्वेश्चन आता है। क्योंकि वो 2-4 जैसे मगध है उसका आप बता दोगे, और उधर जैसे तक्षशिला है, कंधार, इनका तो बता दोगे आप, लेकिन और का नहीं। तो मैं नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा और एक वीडियो भी उन पे और बना दूंगा। तो चलो उपमहाद्वीप बताया हुआ आपको कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो कुछ नगर थे, यानी कि कुछ नगर तो संचार मार्ग पर बसे थे, यानी कि जो जहाँ संचार के साधन थे वहाँ पर बसे थे कुछ लोग। पाटलिपुत्र जैसा नगर, यानी कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी था या मौर्य वंश की राजधानी था, ये नदी किनारे या नदी के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ था। फिर है उज्जैनी। उज्जैनी किसकी राजधानी है? अवंती की। उज्जैनी अवंती की राजधानी है। ये भूतल मार्ग पर, यानी कि ना तो ये पहाड़ पे आसपास थी, ना जंगल के आसपास थी, ना नदी के किनारे थी। ये मतलब भूभाग पे थी, यानी कि लैंडलॉक। ऐसे के लिए लैंडलॉक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जिसके चारों तरफ सिर्फ भूमि हो और पहाड़, नदी, जंगल ये नहीं है। तो ये कौन सी थी? उज्जैनी, जो अवंती की राजधानी थी। तो पहला संचार के साधन के मार्ग पर, दूसरा पाटलिपुत्र था वो नदी के किनारे या नदी मार्ग पर था, तीसरा उज्जैनी जो लैंडलॉक था, यानी कि अवंती की राजधानी, यानी यह कह सकते हैं कि अवंती लैंडलॉक था। और पुहार जैसा शहर नगर समुद्र तट पर जहाँ समुद्री मार्ग प्रारंभ हुआ, यानी कि पुहार। अब मैं बता दूं पुहार कहाँ है। पुहार है अपने वर्तमान तमिलनाडु। आप मैप में देखना, नीचे नीचे दे रखा है पुहार। ये समुद्री तट के मार्ग पर स्थित था। तो ये हो गया, ये 4-5 फैक्ट किताब में थे जो मैंने आपको बता दिए। संचार मार्ग पर स्थित था, पाटलिपुत्र था वो नदी किनारे था, उज्जैनी लैंडलॉक राजधानी नगर था, और पुहार समुद्र तट के किनारे पर स्थित था। और उस समय का एक अन्य फैक्ट है, याद रख लेना, उस समय का व्यवसायिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का जो केंद्र था वो था मथुरा। इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना कि मथुरा उस टाइम का राजनीतिक केंद्र था। या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे बना लिया उसने कि आपको दे दिया या जो ईस्वी दे दी, या फिर मौर्य काल दे दिया उस समय, या महाजनपद काल दे दिया उस समय, व्यापारिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना। ये 4-5 फैक्ट हैं मैंने निकाले हैं, तो ये फैक्ट ध्यान रखना।
कल वापस रिवाइज करवा देंगे। बाकी प्रभावती गुप्त और डोंगुन गांव में तो 2 आदेश हैं, एक रियासत को, एक गांव वालों को बस। अब एक छोटा सा हिंट दे रखा है किताब में, हम चाहते हैं किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़े। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कैसे बना और कैसे इसका विनाश हुआ। तो प्रत्येक नगर का अपना इतिहास होता है। हम जानते हैं कि हर जगह का, जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे मान लो कोई सिक्कर है तो सिक्कर का भी अपना इतिहास है, कुछ खतरियावास है उसका भी कोई इतिहास है अपना, श्री माधोपुर है उसका भी कोई इतिहास है। तो हर जगह का कुछ न कुछ इतिहास होता है। पाटलिपुत्र का विकास, यहाँ अब इम्पोर्टेंट देखना, पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के गांव में हुआ था। यानी कि पहले पाटलिपुत्र पाटली ग्राम गांव था। उसके बाद में 5वीं सदी में मगध शासकों ने इसको राजधानी बनाया। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने इसको राजधानी बनाया, यानी कि महाजनपद काल में इसको राजधानी बनाया। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य ने इसको राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में गिने जाने लगा। यानी कि इसका इतना विकास हुआ कि ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी रहा। और तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र बना मगध की राजधानी से। फिर मौर्य काल में इसका ज़्यादा विकास हुआ। मौर्य काल में पहले राजगाह राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र मतलब एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। बाद में इसका महत्व कम होता गया। एक यात्री आया था, चीनी यात्री, जिसको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, कैसे भी कर लेना। वो था सेवन तियांग्स। जब वो भारत यात्रा के लिए आया तो उसको पाटलिपुत्र में खंडर के रूप में पाटलिपुत्र बन गया था। यानी कि पाटलिपुत्र लगभग खंडर बन गया था। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें हमने आज जो देखा, इसमें एक तो महाजनपद वाले नगर वाले ये कहाँ पे स्थित थे, कौन लैंडलॉक था, कौन संचार मार्ग पर स्थित थे, ये सब पॉइंट। अब एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट और देखते हैं, छोटा सा है, समझने की जरूरत है बस उसमें। नगरीय जनसंख्या, तो नगर में कौन थे? सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। सम्भ्रात लोग और मतलब शिल्पकार। सम्राट यानी जो धनी व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति थे। शासक वर्ग और जो व्यवसायी थे, शासक वर्ग, राजा या जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, वो किलेबंद नगर में रहते थे, पहला। दूसरा, यद्यपि इनके पास अधिकांश स्थलों, यानी कि जो वहाँ पे खुदाई हुई, तो व्यापक स्थानों पर संभव नहीं हो पाई, क्योंकि इतिहासकारों ने जब यहाँ खुदाई की तो व्यापक स्तर पर खुदाई नहीं हो पाई। तो इसका कारण क्या था कि यहाँ अभी भी लोग बसे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी पूरी खुदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ये यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। फिर है पुरा अवशेष, कि हमें कौन कौन से पुरा अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के कटोरे और थाली मिली है, और उन पे यानी कि चमकदार कलाई चढ़ाई हुई है। यानी कि मिट्टी के कटोरी और थाली जिन पे चमकदार कलाई चढ़ाई हुई है, इनको नाम दिया गया है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र।
यानी कि इनको नाम दिया गया है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। तो इनका उपयोग कौन करता था? संभवतः अमीर लोग या पैसे वाले लोग इसका उपयोग करते थे। फिर है सोने, चांदी, तांबे, हाथी के दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ से बने गहने भी प्राप्त हुए हैं। उपकरण जैसे हथियार, बर्तन, सीप, पक्की मिट्टी भी यहाँ पे मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यहाँ हमें दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब ये देखो, नया वर्ड है दानात्मक अभिलेख। तो दानात्मक अभिलेख वह लेख है जिसमें जो दान देता है वो अपना अभिलेख लिखवाता है। तो दानात्मक अभिलेख आया है, उसमें जो लिखा हुआ होता है वो दान देने वाले का नाम, उसका व्यवसाय अंकित होता है। नगर में रहने वाले धोबी हैं, बुनकर हैं, लिपिक हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, स्वर्णकार, लोहार अधिकारी और गुरु व्यापारी, इन सब का उल्लेख मिलता है। तो पुरावस्तुएं हमने देखी क्या क्या मिला, और खुदाई संभव नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ पे अधिकांश जगह लोग रहते हैं। फिर पुरावस्तु, अब यहाँ पे एक नोट डाल लेना कि ये वर्ड आपके ही नहीं, IAS तक के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और आपको भी इसको क्वेश्चन आ जाए तो इसको सम्मिलित करना है, नोट डाल लेना। कभी कभी उत्पादक और व्यवसायों का संघ का उल्लेख मिलता है, यानी उत्पादक जो उत्पादन करता है और व्यवसायिक व्यापारी, इनका एक संघ भी मिलता है, इसके प्रमाण मिले हैं। तो अब इनका संघ मिलता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि संघ को बोला क्या जाता है? संघ को श्रेणी कहा जाता था। याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना, जो उत्पादक और व्यवसायों का संघ था उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी। तो इनका अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः श्रेणी कच्चा माल खरीदते थे और उससे उसी सामान को बाजार में बेचते थे, यानी कि श्रेणी का कार्य था कच्चा माल प्राप्त करना और उसको बाजार में बेचना। तो ये श्रेणी शब्द वाला आप ध्यान रखना कि व्यवसायी और उत्पादक वर्ग का जो संघ का उल्लेख मिलता है उस संघ को क्या कहा जाता है? तो उसको श्रेणी। और फिर है शिल्पकारों, श्रेणी वाला ध्यान रखना। शिल्पकारों के नगरों में निवास करने वाले, यानी कि दो थे, सम्राट वर्ग और शिल्पकार। जो शिल्पकार सम्राट या धनी लोग जहाँ रहते थे वहाँ शिल्पकारों से नए नए लोहे के औजार बनवाते थे या लोहे के औजार बना के उनका प्रयोग करते थे। तो ये था नगरीय जनसंख्या के बारे में। ज़्यादा फैक्ट हैं, श्रेणी वाला ध्यान रखना, प्लस जो राजधानियाँ थी कौन सी कहाँ पे है, एक तो पुहार का नाम दे रखा है, पाटलिपुत्र का नाम दे रखा है, उज्जैनी का नाम दे रखा है, 3 नाम का नाम दे रखा है और बाकी का नाम नहीं दे रखा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ इस पाठ से संबंधित। तो कल जुड़िए, कौन कौन जुड़ते हैं वो कमेंट कीजिए। कल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो कल का वेट कीजिए, कल की क्लास में बहुत कुछ होने वाला है। ओके।